नमस्कार दोस्तों, आई नो मैंने आपको 3 हफ्ते से बहुत इंतज़ार करा दिया है, लेकिन आज आपके इंतज़ार की घड़ी हो गई है ख़त्म। पार्ट 3 मैं ले आया हूँ और सीधा मुद्दे की बात करेंगे। मैं कोई अभी इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला या मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताने वाला जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऑलमोस्ट 3 घंटे का बड़ा रोड मैप देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपकी लिटरली हर क्वेरी क्लियर कर रहा हूँ, तो मैं आई बटन पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक दे रहा हूँ, दोनों का। पहले वो देखें, फिर इस पार्ट में आए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करता हूँ और कैसे आपको न्यू एज स्किल्स के साथ जुड़ना चाहिए, आपको सारी जानकारी उन पार्ट्स में मिल जाएगी। आ जाओ फटाफट शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे कोर्सेज़ के बारे में, आज हम कवर करेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज़ और निचेस के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम कवर करेंगे स्किल बंडल और आज हम करियर कवर करेंगे जो हमने करियर ट्रैजेक्टरी के बारे में पहले बात करी थी ना, तो उसी को मैं आज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा स्टार्टअप, एजेंसी और ब्रांड लेवल पे और आपको बताऊँगा कि किन किन एरियाज़ में आपको फोकस करना चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको इस रोड मैप का पार्ट 4 चाहिए तो क्या करना है आपने, 650 लाइक्स करवा दो और इस बार पक्का आई शपथ फटाफट ले आऊँगा, इतनी वेट नहीं कराऊंगा। आ जाओ फटाफट 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 शुरू करते हैं। चलो टेक केयर। चलिए शुरू करते हैं भैया कोर्सेज से। अब मैंने कोर्सेज को कुछ बंडल्स में डिवाइड करा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स में डिवाइड करा है। आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के आप कुछ जनरल कोर्सेज भी कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ स्पेशलिटी कोर्सेज करने पड़ेंगे। स्पेशलिटी का मतलब एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से तो आप शुरू करेंगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेल, क्योंकि एक्सेल तो हर चीज़ में काम आता है। उसके अलावा हम कैनवा के भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। ऑल्दो जो मैं बेसिक चीज़ें आज कवर करने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है और वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं कौन से कोर्स को करूं, कहाँ से एग्जैक्टली शुरुआत करूं, कौन सा ऐसा पहला कोर्स होना चाहिए जहाँ से मुझे फंडामेंटल्स के बारे में पता चले, जहाँ से मुझे इस दुनिया का इंट्रोडक्शन मिले, जहाँ से मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो, तो मैं जनरल के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहला जो सबसे मुझे लगता है कि बाप लेवल कोर्स है वो है लर्न डिजिटल विद गूगल। और इसमें आप कौन कौन से कर सकते हैं, तो अगर आप गूगल डिजिटल गराज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। आप कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो करीबन 40 घंटे का होगा। इसमें 26 मॉड्यूल कंप्लीट होंगे करीबन 40 घंटे में। अब 40 घंटे के अंदर देखो कुछ ट्रू फॉल्स के फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं आपको। आपको एक बैज मिलेगा, जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स कंप्लीट करते रहेंगे आपको एक बैज मिलता रहेगा। और अगर आपको एक्चुअली में सर्टिफिकेट चाहिए तो सर जी आपको प्रॉपर 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 तरीके से इसमें आराम से 85% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। सच बताऊं तो ये इतना कोई खास प्रोग्राम नहीं है, 40 घंटे तो एग्जैक्टली नहीं लगेंगे। अगर आप एक दो सिटिंग में बैठे तो आप करीबन करीबन 10 से 15 घंटे 20 घंटे में भी पूरा कर पाएंगे। और बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। जो इसका फॉर्मेट होता है वो यूजुअली मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग होता है, राइट। और इसके बीच में क्विजेज और फ्लैश कार्ड्स आते रहेंगे आपको थोड़ा बहुत चेक करने के लिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा पहले इंटरनेट के बारे में बताएंगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल समझ लो कर्सरी, मतलब आप समझ लो कि जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो पर इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और हाइपोथेटिकल केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत बीच में हल्का फुल्का, जैसे कोई सिमुलेशन डाल दी, कोई उसने बीच में कुछ एक हाइपोथेसिस डाल दी कि यार अगर धीरज ये करना चाहता है तो इसका ट्रू फॉल्स बताओ, अगर धीरज ये करना चाहता है तो इसका ये बताओ। तो बट स्टिल इसमें आप अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे, आप जो भी है मतलब आप एक दिमाग में आपकी एक स्टोरी बिठाई जाएगी कि ठीक है ये होता है और आप उसके तरीके से यू नो अपना थोड़ा सा धीरे धीरे अक्लिमेटाइज होना शुरू करेंगे, अपने आप को उस सब्जेक्ट से थोड़ा कंफर्टेबल बनाना शुरू करेंगे। अगर मैं एवरेज ड्यूरेशन की बात करूं तो एक क्लास करीबन 5 से 11 मिनट की होती है, कुछ वीडियोस होते हैं और बाकी एमसीक्यू क्विज होती है। स्टॉक फुटेज और कस्टमर के केस स्टडीज़ हल्का फुल्का। अच्छा केस स्टडी मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने बिल्कुल ही चीर फाड़ दिया, सर बहुत ही बढ़िया केस स्टडी आई है मज़े आ गए। बहुत बेसिक, मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस करा है वीडियो में उसके ऊपर एक बहुत लो लेवल का, छोटे लेवल का पूछेंगे आपसे, ठीक है। और कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं डिस्कस होती। बिगिनर्स के लिए अच्छा है, बट ऐसा कुछ ये मत सोचना कि भाई मेरे को इसकी सर्टिफिकेट आ गई तो मैं शक्तिमान बन गया। बेटा किसी कोर्स से नहीं बनेगा तू, सच बता रहा हूँ। अगेन हेट करनी है कर लो, दिस इज़ लाइक द डेड बेसिक। अच्छा ये उनके लिए है जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है या कोई बिल्कुल ही बंदा जिसको कंप्यूटर से कुछ नहीं पता, उसको बेचारे को, जो अभी अभी जिसके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसे कुछ भी नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, या फिर वो बस अपने आप को अभी बस इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, उनके लिए। वरना जो चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी तो मतलब ये तो सर्टिफिकेट तो बच्चों का गेम है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए, और मेरे हिसाब से
आई थिंक सबके पास ये बेसिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जब आपका रिज्यूमे अभी खाली है, आपने कुछ डाला तो उसमें है नहीं, तो अगर आप यहाँ से सर्टिफिकेट डालते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट डालने के लिए आपको सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, 90% से ज़्यादा क्विज में लाने पड़ेंगे, और गूगल की तरफ से आपको एक सीरियल नंबर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं और आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं। अगेन मैं बोल दूँ, ये एक्सट्रीमली 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 बेसिक सर्टिफिकेट है। इससे कुछ ये मत एक्सपेक्ट करना कि गूगल तो भैया चैरिटी कर रहा है, गूगल तो मेरा करता धरता है, वो मुझे अन्न दिलाए, कुछ नहीं दिलाएगा। बहुत बेसिक है, और इनफैक्ट मुझे लगता है यूट्यूब पे इससे मच मच बेटर कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपको ये करना है उस कंटेंट के लिए नहीं, सिर्फ इस सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू है। वेरी इजी, जैसे कि मैंने बताया। और भाई अगर इसमें फेल हो गए ना, मैया कसम, इतनी तुम्हें शर्म आनी चाहिए अंदर से। अगर इसमें भी मतलब इट विल टेक लाइक अ वेरी डम गाय, मतलब कोई बिल्कुल ही अति बेवकूफ़ होगा ना, वो फेल होगा इसमें। इतनी सिंपल है, ठीक है। और रेलेवेंस में बता दूं, देखो यार गूगल है यार, थोड़ा वज़न तो है, बढ़ेगा। और ठप्पे को लेके ऐसे उड़ना मत, हाँ वज़न है, किसी के पास है या वर्सेस किसी के पास नहीं है। कुछ लोग इसको देख लेते हैं, कुछ लोग इसको नहीं देखते। कुछ रिक्रूटर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ रिक्रूटर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपना करो। क्या आपको इसके बेसिस पे जॉब मिलेगा? नहीं। जॉब मिलने का सेंस ये नहीं है कि मतलब अगर कोई मान लो इंटरव्यू में 10 लोग खड़े हुए हैं और उनके पास गूगल की सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास गूगल की सर्टिफिकेट नहीं, तो बोलेगा बेटा इधर आ जा, तुझे गले लगाऊं। नहीं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, जस्ट ठप्पा है। बट इसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा होने वाला, इसके बेसिस पे आपको कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली, इसके बेसिस पे आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचने वाले। वेरी बेसिक चीज़ है अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको देखते हैं तो बेटर है कि आप रिस्क ना लें और ले लें। और पप्पू मार्केटियर्स को देखना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, गूगल का सर्टिफिकेट करिए और आपको 5 लाख की नौकरी पक्की। 5 रुपये नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि फ्री की सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। ओके, दूसरी सर्टिफिकेट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है इनबाउंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम हबस्पॉट अकेडमी। अगेन इसका फॉर्मेट बहुत ही बेसिक है। 5 घंटे में करीबन 9 मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने हैं। स्मॉल क्विजेज हैं आपकी, जो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगी। एक फाइनल एग्ज़ाम है जिसका क्राइटेरिया है 85 to 90%। इतना नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये गूगल से थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है गूगल से, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और इसमें आपको इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी। इनबाउंड के ऊपर, इनबाउंड क्या होता है, फनल वगैरह क्या होता है, इसके ऊपर आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ये ज़रूर कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बोला 90% मार्क्स आपको इसमें लाने पड़ेंगे। थोड़ा सा लेवल अबव बिगिनर्स है, बिगिनर से थोड़ा सा लेवल ऊपर है। और कुछ कुछ कोई केस स्टडीज़ एक्चुअली में बहुत अच्छी है, जो आपको हुक्ड रखेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे काफ़ी ठीक लगा इनका जिस तरीके से कराते हैं। बट अगेन चीज़ें यहाँ पे भी एलिमेंट्री ही है, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है कि कुछ आपको बहुत ही एडवांस लेवल करा रहे हैं। बट ना ये सर्टिफिकेट एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, इसको करना बनता है। इट्स अ प्रीटी गुड सर्टिफिकेट। और आई थिंक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एटलीस्ट आपके जो बेसिक्स हैं ना, मार्केट के जितने भी बेसिक्स हैं कि भाई फनल क्या होता है, इनबाउंड का क्या मतलब होता है, आउटबाउंड का क्या मतलब होता है, चैनल क्या होता है, वैल्यू प्रोपोज, तो इसमें बेसिकली मिक्स है। कुछ मार्केटिंग के फंडामेंटल्स मिक्स हो जाते हैं और कुछ इनबाउंड मार्केटिंग के फंडामेंटल्स मिक्स हो जाते हैं। इट्स लाइक अ गुड रिफ्रेशर कोर्स। किसी ने अगर कभी भी डिजिटल मार्केटिंग की कोई थ्योरी नहीं करी और वो कंफ्यूज्ड रहता है आधे टाइम कि जब क्लाइंट्स उनके सामने कुछ कुछ जार्गन्स फेंकते हैं, उनको समझ में नहीं आती, तो ये आपके जार्गनी लेवल पे चीज़ें काफ़ी क्लियर कर देगा। बट अगेन वेरी बेसिक है, बहुत थ्योरेटिकल है। दोनों कोर्सेज बहुत थ्योरेटिकल हैं। आपसे कोई एड्स नहीं चलवा रहे, कोई कंटेंट नहीं बनवा रहे, कोई एसईओ नहीं करवा रहे, कोई वेबसाइट्स नहीं बनवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे। दिस इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप 85% मार्क्स स्कोर करिए, सर्टिफिकेट लेते जाइए, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भैया अब एक्सेल में अगर एक्सेल नहीं करोगे मरोगे। एक्सेल में अगर एक्सेल नहीं करोगे तो बेटा मरोगे। हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत ही धमाकेदार हो, ढांसू हो, मज़ा आ जाता होगा लोगों को, आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, पर जब रिपोर्टिंग और एनालिसिस की बात आएगी ना, जो कि आपके काम में 2400 घंटे आपने यही करना है। अपने जॉब में भी मैं 80% ऑफ द टाइम तो सिर्फ एक्सेल शीट ही मेंटेन करता हूँ यार। क्या स्टेटिस्टिक्स, क्या क्लिक थ्रू रेट चल रहा है, हमारी इतने बड़े बड़े 5-5 हज़ार पेज के डॉकेट्स होते हैं, उसको बार बार उसमें से डेटा डायनेमिकली अपडेट करो, कभी स्टैटिक फिगर्स को चेंज करो।
एक्सेल तो भैया माई बाप है। और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही क्यों, किसी भी जॉब में एक्सेल तो लगना ही लगना है। तो क्या क्या आप किन किन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अंकुर वारिकू जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अंकुर वारिकू जी को फॉलो करिए। एक वेबसाइट है लर्न मोर, वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, आप आई थिंक हाँ यूट्यूब चैनल है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट में बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। और नीरज अरोड़ा सर का एक चैनल है एक्सेल फॉर बिगिनर्स, उसमें भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको मैंडेटरली आनी चाहिए, मैंडेटरली? भैया देखो ऐसा है, एक्सेल का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डेटा लिख दिया काम खत्म हो गया। डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटा मैन्युपुलेशन करते हैं हम। क्या करते हैं? डेटा मैन्युपुलेट करते हैं, इन द सेंस कि जो भी हमने रॉ डेटा एक्सेल में लिखा है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। और डिसीजंस कैसे लेंगे? जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे, किसके बेसिस पे? कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे। ये हैं वो फॉर्मूलाज। तो कुछ वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो अगर आपको नहीं आएंगे, और अगर आपको कल को इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी कि बेटा धीरज ये एक्सेल शीट है, इसको ज़रा मुझे कल तक अच्छे से मॉडिफाई करके दे देना, तो आप वहाँ पे बैठ के रोएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। इसीलिए कोई भी कोर्स करें एक्सेल का तो सबसे पहले आपको कुछ फंक्शंस आने चाहिए। सबसे बेसिक होता है भाई सम, यार चीज़ों को ऐड करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना। कई बार आप फाइल्स इंपोर्ट करते हो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, किसी दूसरे टूल से, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे डुप्लीकेट्स कैसे हटाने, एक बटन से हट जाते हैं। ठीक है, मैक्स फंक्शन, किसी भी टेबल की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, किसी भी टेबल की मिनिमम वैल्यू निकालना, किसी भी टेबल की यूनिक वैल्यूज़ को काउंट करना। फॉर एग्जांपल मेरे केस में क्या होता है, क्योंकि मैं इवेंट्स मार्केटिंग में हूँ, तो हम इंडस्ट्री लेवल पे काउंट करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से कितने लोग आए, तो काउंट का फंक्शन लगता है, राइट। और मैक्सिमम लोग कौन सी इंडस्ट्री से आए, उनकी मैक्सिमम एज ग्रुप क्या थी, मिनि लोकेशंस, हर चीज़ में ना ये काउंट का जो फॉर्मूला है, मिन मैक्स और काउंट, ये बहुत बेसिक है, हमेशा आते हैं। उसके अलावा होता है काउंट इफ। अब ये काउंट ही होता है, बस इसमें एक हम कंडीशन डाल देते हैं इफ़ की। हम उसे ये बोलते हैं तू गिन तो सही, इन पर्टिकुलर चीज़ों को तू गिन, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला डाल के गिन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने एक इवेंट करा और वहाँ पे 500 डॉक्टर आए, तो मैं 500 डॉक्टर तो गिनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इसको बोलूँगा कि मुझे 500 डॉक्टर में से ये गिना के दिखा कि इसमें से दिल्ली में कितने थे, न्यू दिल्ली में कितने थे लोग, तो काउंट इफ यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और एवरेज, एवरेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम या सम के बेसिस पे नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एवरेज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एवरेज एज, एवरेज हाइट, एवरेज ट्रांजैक्शन साइज, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज बास्केट साइज, एवरेज पोर्टफोलियो वैल्यू। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये सारे फार्मूलाज ना बड़े एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं आएंगे ना बच्चों, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये फॉर्मूलेज तो मतलब आप समझ लो डेड बेसिक हैं, इससे ज़्यादा डेड बेसिक ना कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा अब जब आपके पास डेटा आता है ना रॉ फॉर्मेट में, तो आपको ना उसको एक अलग तरीके से फॉर्मेट भी करना होता है, नहीं तो क्या होगा कि वो शैबी लगेगा। आपका बॉस देखेगा और बोलेगा यार ये धीरज इतना बदम, मैंने तेरे को बोला था कि मुझे अच्छे से फॉर्मेट करके दियो, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटा के दियो, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मेरे को एटलीस्ट देखने में भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। सिर्फ ये नहीं होता कि भैया पावर पॉइंट में मेरे को जो भी प्रेजेंटेशन बनानी मैं पावर पॉइंट में ही करूँगा। नहीं नहीं नहीं, काफ़ी टाइम आपके मैनेजर्स एक्सेल शीट्स को भी देखते हैं, तो एक्सेल शीट में भी ना एक पर्टिकुलर फिनिश होनी चाहिए, आपका डेटा एक अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। तो सॉर्ट एंड फिल्टर करते हो आप, कुछ कॉलम जिनको आपकी ज़रूरत नहीं होती आप उनको हटा देते हो या फिल्टर कर देते हो या उनको सॉर्ट आउट कर देते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ सेल्स ना आपको मर्ज करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ऐसे टेबल बना हुआ है और ऐसे करके बना हुआ है, और आप चाहते हो कि ये वाली जो रो है ना मैं मर्ज कर दूँ, ये पूरी रो में मर्ज कर दूँ और इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट डाल दूँ। ठीक है, तो ये आपका हेडर बन गया और यहाँ पे आपने क्या करा, इफेक्टिवली सारी सेल्स को मर्ज कर दिया, तो उसको हम मर्जिंग सेल्स कहते हैं। दूसरा होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब बड़े टाइम ऐसा होता है जो भी आप सेल्स बना रहे हो, वहाँ मान लो कोई भी सेल में आप काम कर रहे हो, मान लो आप चाहते हो कि एक येलो हो एक ऑरेंज हो, या फिर आप इन्हीं चीज़ों को कंडीशनली भी फॉर्मेट कर सकते हो। कंडीशनली फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक टेबल बना रहे हो, उसमें बड़ी सारी सेल्स हैं। ठीक है, मान लो इसमें टेम्परेचर लिखा है, तो अब मान लो इसमें 90 लिखा है, इसमें 100 लिखा है, इसमें 110 लिखा है, तो आप एक्सेल को ये बोल सकते हो कि एक काम कर, इस पूरे टेबल में जिन जिन सेल्स की वैल्यू 90 से कम है उनको तो येलो कलर कर दे, जिन जिन
टेबल में जिस जिस रो में वैल्यू 100 से लेके 105 है तू उसको रेड कर दे, और जिस जिस रो में वैल्यू 110 के ऊपर चली जाती है तो उनको ऑरेंज कर दे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहा है सिस्टम, अपने आप चीज़ें फॉर्मेट कर रहा है, लेकिन कंडीशनली फॉर्मेट कर रहा है। मेरे को बार बार एक एक सेल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिस्टम को एक इनपुट दूंगा कि बस ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा फंक्शन है, इसके बेसिस पे मुझे चीज़ें एग्जीक्यूट करके दिखाओ। सिमिलरली फ्लैश फिल होता है। फ्लैश फिल अगेन बड़ी कमाल की चीज़ होती है। मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपने ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके पास ना अभी 100 और रोज़ हैं जिनको आपको कवर करना है, तो आप एक एक में थोड़ी ना लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, नहीं। तो हर सेल के नीचे एक डॉट होती है ऑन द राइट हैंड कॉर्नर, जिसको हम कहते हैं फ्लैश फिल। अगर इसको आप खींच के नीचे ले जाएंगे ऐसे करके, तो ये अपने आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके वो ऑटोमेटिक डेटा, इसीलिए ईयर्स कभी कभार आप ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं, डेट्स आप ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं, मंथ्स आप ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को पता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। एआई नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब आप चाहते हो कि यार मैं 100 तक इसको ले जाऊँ, मेरे बहुत सारी सेल्स हैं नीचे जो मुझे 100 तक लिख के जानी, तो आप इस सेल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे डॉट एक बिंदी होती है, उसका फ्लैश, उसको फ्लैश काउंटर कहते हैं, नीचे तक घसीट दो उसको और वो 100 तक उसको पूरा फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज कॉल्ड फ्लैश फिल। एंड देन यू हैव द नंबर फॉर्मेटिंग। अब नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है बॉस? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभार क्या होता है कि आपको डेसिमल लगाना होता है, या आपको मान लो कोई करेंसी इनपुट करनी होती है, या आपको मान लो नंबर के बीच में कुछ स्पेस देना होता है, या मान लो आपको एक पर्टिकुलर सिंटैक्स मतलब सिस्टम को बताने के लिए कि क्या ये टाइम है, या ये करेंसी है, या ये डेट है, या ये बड़े सारे फॉर्मेट्स होते हैं, नंबर फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर आप उन नंबर्स को उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो उससे आपका डेटा बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप रुपी वाला सिंबल नहीं लगाते हो, मान लो आपकी एक सेल है उसमें लिखा है 110.92, पर आपका बॉस देखेगा, वो बोलेगा यहाँ पे तूने अमाउंट लिखा हुआ है लेकिन तूने यहाँ पे सिंबल नहीं लिखा हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये डॉलर्स में है या ये शिलियन में है ये किस में है, या ये रुपीज़ में है। तो अगर आपको पता है कि मुझे नंबर कैसे फॉर्मेट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके आगे रुपी का साइन लगा पाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब आप सिस्टम को बोलेंगे कि तो खुद लगा दियो, ये नहीं कि आप एक एक के बाद में जाके शिफ्ट 3 करते रहेंगे तो उससे नंबर का सिंबल आता रहेगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब एक्सेल के अंदर आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि बेटा हलवा ना हो, हलवा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द डेट फंक्शंस। अगेन ये बहुत सिंपल होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई रिपोर्ट एनालाइज कर रहे होते हैं और हम बस ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि यार इस पर्टिकुलर डेटा की डेट क्या थी। हमको मान लो कि हमें पता है कि भाई 12 जनवरी 2023 वहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो अब या तो आप अपना कैलेंडर खोलो और बार बार वहाँ पे चेक करो, अरे 12 को क्या डेट थी, 13 को क्या डेट थी, 14 को क्या डेट थी, ऐसे। या फिर आप डे डेट वीक डे के फॉर्मूलाज लगाओ और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द ईयर, डे ऑफ द वीक ऑटोमेटिकली बता देगा। पहला दिन था, दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, या फिर वो मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, या फिर वो जनवरी था, फरवरी था, मार्च था। तो ये डेट फंक्शंस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, हलवा नहीं है, बट आपने हलवा समझ रखा है। एनीवे, लेफ्ट राइट मिड क्या होता है? बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप मान लो कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं, मान लो आपका एक सीरियल नंबर है 11222334, ठीक है, मान लो आपका एक सीरियल नंबर है और ऐसे ही आपके पास बड़े सारे सीरियल नंबर्स आपने बना रखे हैं। तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे पास एक रो में सिर्फ ये वाला फिगर आ जाए, तो आप लेफ्ट का लगा सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि सिर्फ ये वाला फिगर आ जाए, तो आप राइट लगा सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि सिर्फ ये वाला फिगर आ जाए, तो आप मिड लगा सकते हो। वैसे ही मान लो कि अगर आप चाहते हो 3344 आप चाहते हो, और यहाँ पे एक नंबर में और डाल देता हूँ 56, तो मान लो आप चाहते हो कि यार ये ना इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, ये 1122233445 अपने आप आ जाए। अभी तो मान लो कि ये अलग अलग कॉलम्स में है, पर आप चाहते हो कि नहीं ये एक ही रो में एक ही सेल में सारे आ जाएं,
तो आप कॉनकैट लगा सकते हो। अब इसके ना बड़े सारे यूजेस होते हैं। कभी कभार हमें प्रोडक्ट आईडीज़ को ज्वाइन करना होता है, कभी कभार हमें कस्टमर आईडीज़ को ज्वाइन करना होता है, कभी कभार हमें सेगमेंट्स को ज्वाइन करना होता है, कभी कभार हमें स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को ज्वाइन करना होता है। बड़ी सारी चीज़ें होती है। ईमेल आईडीज़ को ज्वाइन करना होता है। मान लो कि आपको एक सेल में दिया हुआ है धीरज और दूसरे सेल में दिया हुआ है ठुकराल, और आप ना ईमेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कॉनकैट का फंक्शन लगाओगे, धीरज ठुकराल एक साथ आ जाएगा और @gmail.com अलग से आ जाएगा। आपको इंडिविजुअली 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 लिखना नहीं पड़ेगा। सिस्टम 2 कॉलम्स को ऑटोमेटिकली अपेंड कर देगा। इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। लेन लेन होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना। फॉर एग्जाम्पल मान लो DHEERAJ, राइट। अब इसकी लेंथ क्या हुई? लेंथ का मतलब होता है कैरेक्टर की कितनी लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, तो धीरज की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 7। 7 कैरेक्टर से एक स्ट्रिंग बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं 7 कैरेक्टर्स से एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है वर्ड। 7 कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स, 7 कैरेक्टर्स से एक स्ट्रिंग बना है। कभी कभार क्या होता है, जब हम गूगल पे ऐड कॉपीज लिखते हैं, फेसबुक पे ऐड कॉपीज लिखते हैं, तो हमारे पास ना लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं, जिसमें हम मान लो कि हेडिंग में हम सिर्फ 32 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपको किसी एडिटर से कॉपी अप्रूवल लगवाना है, तो आप लेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि कॉपी एडिटर को पता चल जाए कि भाई मेरे को कितना कैरेक्टर लिमिट अलाउड है यूज़ करना इस हेडलाइन के लिए या फिर इस डिस्क्रिप्शन के लिए। तो लेन के मल्टीपल यूजेस हैं। वो आपको कैरेक्टर्स का, नंबर्स का, स्ट्रिंग्स का, इंटीजर्स का लेंथ निकाल के देगा ऑटोमेटिकली, ताकि आपको गिनना ना पड़े, इंडिविजुअली आपको गिनना ना पड़े, राइट। जैसे वर्ड लिमिट निकालते हैं वैसे कैरेक्टर लिमिट के लिए होता है लेन। वैसे ही होता है सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट इज काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ कॉनकैट। कॉनकैट में क्या था, मान लो एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, मान लो यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, तो आप अगर आप चाहते हो कि ये दोनों कंबाइन हो जाए तो 1 2 का फॉर्मूला लगाओगे तो इससे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। सब्सटीट्यूट में क्या होता है, वो इस वाली वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली। वो 1 को 2 से रिप्लेस कर देगा। तो कभी भी मान लो आप मान लो आपने एक डेटा निकाला किसी एक्सेल शीट से और दूसरा डेटा निकाला आपने मान लो किसी दूसरी एक्सेल शीट से, और अब आप देख रहे हो कि उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन आप चाहते हो कि जो सेकंड एक्सेल शीट में डेटा है वो एक्चुअल डेटा है, वो मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड डेटा है, तो आप चाहते हो कि वो वाली वैल्यूज पुल करे और पुरानी वाली शीट में चेंज कर दे। तो हम यूजुअली इसमें सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। मैं सब्स्टिट्यूट इतना यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरे पास जो शीट्स आती हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड आती हैं, बट फिर भी सब्स्टिट्यूट आपको काम आएगा। लेट्स से कि आपको किसी कस्टमर का स्टेटस चेंज करना है तो सब्स्टिट्यूट लगाओगे आप। लेट्स से कि आपको किसी का कोई और इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो आप सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। तो ये कहीं पे भी आ सकता है। सिमिलरली ट्रिम होता है कि अगर आपको मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, मान लो धीरज ठुकराल लिखा हुआ है, ठीक है, और बीच में बहुत सारा स्पेस है, मान लो धीरज लिखा है, बहुत सारा स्पेस है और फिर ठुकराल लिखा है। अब आप चाहते हो कि मैं ये स्पेस काट दूं, तो आप क्या करोगे, आप ट्रिम लगाओगे। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ही स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स का वैल्यू ट्रिम कर देता है ताकि वो दोनों कंबाइन हो जाए। इट्स लाइक बेसिकली कॉन्कैटिनेट, बट इसमें आपकी कॉन्कैटिनेट में क्या होता है, वो स्पेसेस नहीं हटाता, इस केस में वो स्पेसेस हटा देता है। तो इस केस में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट टू कॉलम्स डीलिमिटर कहते हैं इसको। इसके बारे में आप गूगल सर्च करिए। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल SQL, वो जो डेटा हमें देते हैं, राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो ना एक पैराग्राफ में लिखा आता है। बहुत सारा जो डेटा होता है वो टेबल में नहीं होता, वही वाला जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में बड़ी कचर पचर तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल आपके MIS सिस्टम्स होते हैं या फिर जो आपके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका बिलिंग काउंटर वगैरह होता है, राइट, या फिर आपको किसी ने हाथ से पर्ची में लिख के कुछ दे दिया, राइट। तो इसको आप एक्सेल शीट में टेबल में थोड़ी ना आपको बनाया मिलेगा, ये तो आपने फोटो ले ली और एक्सेल, अब आप चाहते हो कि एक्सेल ऑटोमेटिकली इस फोटो में जो डेटा लिखा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली रोज और कॉलम्स में स्प्लिट कर दे। तो इसको हम कहते हैं डीलिमिटिंग। तो डीलिमिटर आपकी हेल्प करता है टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए। एंड लोअर अपर प्रॉपर मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट लोअर अपर मैं आपको बताता हूँ। लोअर होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मान लो आपने लिखा हुआ है धीरज ऐसे अपर केस में लिखा है, अब आप चाहते हो कि ये लोअर केस में आ जाए सारी वैल्यूज़, तो लोअर। आप चाहते हो कि लोअर से अपर में चले जाए, अपर केस में चले जाए, तो आप यूज़ करेंगे अपर। समझे 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 बेटा,
समझे? राइट। तो एक्सेल के लिए और इसके अलावा कुछ एडवांस्ड फंक्शंस भी हैं, इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एडवांस फिल्टर्स। मैं इनमें अभी डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन सारे फंक्शंस को मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स एंड मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लुकअप, एक्स लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सारे एडवांस्ड फंक्शंस काम आते हैं। कस्टमर का स्टेटस चेंज करना है, ये देखना चाहते हो कि पिछले लास्ट 3 ईमेल्स किन किन लोगों ने पढ़े, हर जगह इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप, वी लुकअप और कुछ कुछ एडवांस्ड फिल्टर्स भी लगते हैं, जिसमें मल्टीपल सिंटैक्सेस यूज़ करके आप एक डेटा पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो भी आप कोर्स करें उसके असाइनमेंट्स ज़रूर करें। इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि यूट्यूब से वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ हो सके तो कोई पेड प्रोग्राम लीजिए, ऐसा प्रोग्राम लीजिए जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपकी हेल्प करे। एक वेबसाइट आती है excelpracticeonline.com, जहाँ पे आपको कुछ सैम्पल स्प्रेडशीट्स मिल जाएंगी, जिसको यूज़ करके आप आराम से एटलीस्ट ऑन अ बेसिक लेवल, ऑन अ डेड बेसिक लेवल, अगर आपको बिल्कुल भी कोई डेटा नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आपके पास कुछ भी स्प्रेडशीट नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल स्प्रेडशीट्स मिल जाएंगी। और एक्चुअल प्रैक्टिस तो आपकी इंटर्नशिप में ही होगी। थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा, कोई खास चॉइस है नहीं आपकी। और अगर आपके पास कोई वेबसाइट, ब्लॉग या एनालिटिक्स पेज है, तो प्लीज़ उसके बेसिस पे आप जो भी सैम्पल डेटा है उसको डाउनलोड करिए और कुछ कंडीशंस लगाइए, ताकि आप अपने एक्सेल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। तो एक्सेल के ऊपर हो गया मेरा थिंग। इसके बाद हम कैनवा के ऊपर बात करेंगे, पर उससे पहले एक्सेल आपको आना चाहिए। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है या नहीं? चलिए, अब हम चलते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे, विच इज़ कैनवा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई कैनवा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों उसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक 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 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो अब हम बात करेंगे कि कैनवा के ऊपर कैसे कैनवा सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कैनवा एक कॉन्स्टेंटली इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब वो चेंज होता रहता है। उसके फीचर्स कुछ कुछ सेम रहते हैं और कुछ कुछ हमेशा ऑन अ बेसिक लेवल चेंज होते रहते हैं। तो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए मैं आपको बोलूँगा, नेटालिया का चैनल फॉलो करें, WS क्यूब टेक हिंदी में। ऑल्दो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहले इन्हीं को फॉलो करें। और कोई भी ऐसे चैनल को फॉलो ना करें जो कहता है कि लर्न कैनवा इन X मिनट्स। ये आपकी बहुत बड़ी भूल और गलती होगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कैनवा चेंज होता रहता है, उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। प्लीज़, हाय 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 मत लो आज, प्लीज़ मत करना, शॉर्टकट मत लेना। आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम 10 से 15 घंटे तो सिर्फ इसके फंडामेंटल्स सीखने सीखने में लग जाएंगे। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक नेटालिया एंड ऑरेलियस, अगर मैंने इनका नाम सही लिया, काफ़ी रहेंगे। अगर आपको उनकी एक्सेंट समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो हिंदी में ही देखना है, तो WS क्यूब टेक के ठीक है। इसके अलावा मैं और कोई चैनल रेकमेंड नहीं करूँगा। खासकर एक पप्पू भैया टाइप आते हैं एक सूट पहन के, जिनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे, हेलो दोस्तों आज मैं आपको उनका तो बिल्कुल मत कर लेना। बहुत ही गंदा सिखाते हैं और बहुत गंदे डिज़ाइन। आपको क्लासी डिज़ाइंस चाहिए, अच्छे डिज़ाइन सीखने हैं जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, उनको तो प्लीज़ इनको ना देखें। एक्सेप्ट WS क्यूब टेक, मुझे लगता है बाकी जितने भी हिंदी चैनल हैं बहुत आलतू फालतू डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। और मतलब वो ये बोल रहे हैं यहाँ क्लिक कर वहाँ क्लिक कर, अब कम ऑन डूड, सीरियसली ये तो आपको भी पता है राइट? इतना तो बिना देखे ही कर लूँ। एंड यूट्यूब कोर्सेज आपको वैलिडेट नहीं करेगा आपकी नॉलेज। सो आपको सबसे पहले डिज़ाइन थिंकिंग सीखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए, और हमने लास्ट टाइम उनको बहुत इन डेप्थ में डिस्कस भी करा था। पहले डिज़ाइनिंग सीखो, डिज़ाइन क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, राइट, प्रपोर्शन, वाइट स्पेस, राइट, ये सब चीज़ें हमने करी थी, इनको सीखो, इसके बेसिक्स सीखो। उसके बाद कैनवा पे जाओ और अंड शंड आलतू फालतू बेसिक्स गार्बेज डिज़ाइन नहीं बनाने, क्लासी, गुड लुकिंग, नीट, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस बनाने, राइट। तो मेरे हिसाब से, अगेन मैं हिंदी स्पीकर्स को जनरलाइज नहीं कर रहा, बट मेरे हिसाब से एक्सेप्ट WS क्यूब टेक,
जितने भी हिंदी चैनल्स हैं ज़्यादातर महावाहियात हैं, प्लीज़ उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये फ़ोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट अपना इलस्ट्रेटर का भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जो हार्डकोर ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है वो बेसिकली फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर पे होती है, बट ये फिर भी काफ़ी पावरफुल है फॉर हाईली सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइंस। जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं कैनवा उनको फुलफ़िल नहीं करेगा। और अपना टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी वेस्ट ना करें। ये मत सोचना कि सिर्फ पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेता हूँ फिर ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटियर एक अकाउंट बेस्ड कम्युनिकेशंस ओरिएंटेड रोल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा नीश बेस्ड रोल है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो फिर मार्केटिंग में ना जाएं, और अगर मार्केटिंग सीखनी है तो फिर टोटली हार्डकोर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना जाएं। आपका सारा ध्यान होना चाहिए बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग थ्रू कैनवा, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में। अगर कोई डिपेंडेंसी आपकी किसी पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप बेसिक लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों को एडिट करके, छोटे छोटे बैकग्राउंड्स रिप्लेस करके, छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, एड्स, माइनर चीज़ें, सेमी मेजर चीज़ें चेंज करके आप बिना किसी डिज़ाइनर की हेल्प के एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बहुत मन है सीखने का तो सीख लो, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने आप में आपके 100 से 120 घंटे खा जाएगा सिर्फ ट्यूटोरियल्स में। तो प्लीज़ अपना जो फोकस है ना, फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे रखो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल ही अलग फील्ड हो जाती है, टोटली अलग फील्ड हो जाती है, ठीक है। जाना चाहते हो जाओ, बट मेरे हिसाब से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी, ना मुझे इस पर ज़रूरत पड़ी। वीडियो एडिटिंग पे मैं अभी इस रोड मैप पे कवर नहीं करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी हम ओवर टाइम चल रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माल कवर कर लिया है। पिछली बार मैं एक्सेल नहीं कर पाया था, मैंने इस बार वो कर दिया है, इसलिए अभी हम इसको स्किप करेंगे। तो आई होप कि आपको एटलीस्ट कोर्सेज में दिक्कत नहीं आई होगी। आप शुरुआत करो लर्न डिजिटल विद गूगल के साथ, उसके बाद आप धीरे धीरे जाओ हबस्पॉट इनबाउंड एकेडमी में, उसके बाद आप सीखना शुरू करो एक्सेल, और उसके बाद आप आओ कैनवा। आई थिंक यहाँ तक पहुँचते 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 आपके 100 आवर्स ऑफ लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। 100 घंटे आप यहाँ तक डिवोट कर चुके होंगे। और अगर आपने 100 घंटे डिवोट नहीं करे इंटर्नशिप पे जाने से पहले, इन बेसिक चीज़ों को समझने से पहले, और आप यहाँ पे आके कमेंट करते हो कि धीरज तू तो पागल बनाता है, तू तो बेवकूफ़ है, कोई जॉब नहीं लगती, डिजिटल मार्केटिंग तो फील्ड ही बेकार है, मैं वापस गवर्नमेंट जॉब में जा रहा हूँ, तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक 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 स्किल सेट है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब होता क्या है सर, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अब तक। हमने फंडामेंटल्स से लेके फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइनिंग पढ़ ली, कॉपी राइटिंग पढ़ ली, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ ली, एक्सेल पढ़ लिया, कैनवा पढ़ लिया, पीपीटी पढ़ लिया। हो सकता है अब तक आपने थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो मतलब अभी तक आपने अपने आप को 100 से 100 से 120 घंटे तक इस सब्जेक्ट में झोंक दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बॉस अब टाइम आ गया है कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है मेरे बच्चा, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगता है ये दुनिया है बड़ी फेयर। आपको लगता है कि यार सब लोग आपके दोस्त हैं, आपको लगता है कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा, और आपको लगता है कि यार मेरे को ये दुनिया बड़ी फेयर है, बड़ी फेयर वेजेस देती है, मुझे लाइफ बहुत इजी रहेगी मेरे लिए क्योंकि इंटरनेट है। नहीं, जो भी आपको इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं ना, वो एक एक चीज़ झूठ है। कुछ भी फेयर नहीं है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया है ना मार्केट के डायनामिक्स के बारे में, कि किस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, किस बेसिस पे कंपनीज मुझे सिलेक्ट करती हैं, किस बेसिस पे मेरी सैलरी डिसाइड होती है, किस बेसिस पे मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं, किस बेसिस पे मुझे आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस बेसिस पे मैं अपने आप को एक डिजिटल मार्केटर बोल सकता हूँ, तो आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी। और उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पता हो कि मुझे किस जॉब में जाना है, डिपेंडिंग कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिक या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसका मतलब क्या आप मिडिल क्लास हैं, क्या आप अपर मिडिल क्लास हैं, क्या आप लोअर मिडिल क्लास हैं, क्या आप अपर क्लास हैं, या आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपना रिसोर्सेस, आप अपना टाइम और आप अपनी एनर्जी किस इंडस्ट्री, किस जॉब,
किस फील्ड और किस नीश में इन्वेस्ट करेंगे। और आपको ना मैं बहुत एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक देने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर इसको कवर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले किसी भी बेसिक, चाहे आप कोई भी नीश चुने, आपको किन्हीं किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो मैंने कंपनीज को डिवाइड करा है स्टार्टअप्स में, एजेंसी में और ब्रांड में। मेरे हिसाब से आई थिंक मैक्सिमम फोकस आपका होना चाहिए इन दोनों पे, और उसके मैं रीजंस देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर स्टार्टअप्स पे जाऊँ तो मैं ये देखूंगा कि फाउंडर की प्रोफाइल क्या है, वो खुद कितना पढ़ा लिखा है। आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ और देखो कि उसका कॉलेज क्या था, उसका स्कूल क्या था, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई झल्लू सा लल्लू सा बेवकूफ़ गधा आदमी जो अभी अभी निकला है, उसके पास उसको पापा के पैसे उड़ाने हैं, वो अभी आ गया और आप उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, वो ना तो आपको इज्जत देगा ना टाइम से सैलरी, और आपको बहुत लीचड़पने के साथ काम करवाएगा। तो ये नहीं करना। दूसरा, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उतना अच्छा, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी आप ये देखो कि उसकी कंपनी का अट्रिशन रेट कितना है। बेसिकली अगर मान लो उसकी कंपनी में 100 लोग हैं, लेकिन हर साल अगर 100 लोग आते हैं उसमें से 80 लोग छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एट्रिशन। एक बंदा उसकी कंपनी में टिकता कितनी देर है। साथ ही साथ उन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखो कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, अगर वो लोग पोस्ट लिखते होंगे तो आपको उनकी इंग्लिश का आइडिया हो जाएगा। आप उनके पुराने एक्सपीरियंसेस देखो, क्या वो सिर्फ फ्रेशर्स हायर कर रहा है या फिर वो एक्सपीरियंस्ड बंदे भी हायर कर रहा है। अगर वो सिर्फ फ्रेशर्स हायर कर रहा है तो आपकी उस कंपनी में लर्निंग होगी लड्डू। तो डाइवर्सिटी, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी। फंडिंग देखो, अगर फंडिंग है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी सैलरी में डिलेज नहीं आएंगे। अगर नहीं है लेकिन वो बंदा पहले से सेल्फ सस्टेनिंग है, कंपनी बूटस्ट्रैप्ड अच्छी चल रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि बिना फंडिंग के भी कंपनी सर्वाइव कर रही है और अभी टुच्ची कंपनी नहीं है, अभी अभी नहीं आई है, तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि यार सिर्फ 2 ही लोग हैं, बंदे भी खच्चर से हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस नहीं है, और आप ऐसे ही घुसते चले जा रहे हो, तो बेटा यही वाली शक्ल जो आपने पहले बनाई थी, इसमें डिजिटल मार्केटिंग की गलती नहीं है, इसमें गलती है किसकी? ठीक है, फील्ड को गाली देना बंद करें, ये ड्यू डिलिजेंस आपने खुद करनी है। लिंक्डइन फॉलोअर्स, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी के लिंक्डइन फॉलोअर्स अच्छे नहीं है इसका मतलब कि वो डिजिटल मार्केटिंग इतने अच्छे से कर नहीं रही है। एटलीस्ट 100 फॉलोअर्स तो हों, मतलब इतना तो बंदे ने एफर्ट डाला है कि भाई उसने अपने कंपनी पेज में 100 फॉलोअर्स वो लेके आया है कहीं ना कहीं। ठीक है, कभी कभार ऑन सर्टन वेबसाइट्स लाइक ग्लासडोर आपको एम्प्लॉयज़ के भी और क्लाइंट्स के भी रिव्यूज़ मिल जाते हैं। सिमिलरली गूगल रिव्यूज़ पे भी आपको एम्प्लॉयज़ के और क्लाइंट्स के रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो उन रिव्यूज़ को चेक करें और देखें कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं, क्लाइंट्स भी उनके साथ बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, कितनी देर तक बैठ रहे हैं। सिमिलर वेब पे आपको उनकी वेबसाइट के हिट्स पता चल जाएंगे, जिससे कि आपको उनका ट्रैफिक पता चल जाएगा। वेबसाइट का नाम एक बार फिर से लिख दूं, इट इज़ similarweb.com। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको उनका मंथली क्वार्टरली ट्रैफिक पता चल जाएगा कि उस वेबसाइट पे कितने हिट्स आ रहे हैं। गूगल रिव्यूज़ में बोल चुका हूँ, ग्लास रिव्यूज़ में बोल चुका हूँ, और एट्रिशन रेट में बोल चुका हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एजेंसी की, एजेंसी स्टार्टअप से भी ज़्यादा ट्रिकी होती है, और मैं एजेंसी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि एक एजेंसी बिजनेस डाइंग बिजनेस मॉडल है, हर किसी से चलाई नहीं जाती है, किन लोगों से चलाई जाती है, किन लोगों से नहीं चलाई जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों को देख के अब चेक करना है कि उसके को फाउंडर्स कैसे हैं। यूजुअली एक एजेंसी वन मैन शो नहीं होती, उसमें 1 2 3 को फाउंडर्स भी होते हैं। तो चेक करो को फाउंडर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट क्लाइंटेल, कौन सी कंपनीज में पहले काम कर चुके हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, उनका क्लाइंट बेस चेक करो। जितनी बड़ी कंपनीज के साथ वो काम कर रहे होंगे, इसका मतलब उतना ज़्यादा उनका रिटेनर साइज होगा। रिटेनर साइज होता है कि वो पर मंथ एक पर्टिकुलर क्लाइंट से कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। बड़ा क्लाइंट होगा तो मोटा मिलेगा, छोटा क्लाइंट होगा तो कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो आपको भी कम पैसे मिलेंगे। टेस्टिमोनियल सेम चीज़ गूगल रिव्यूज़ पे जाके चेक करो, या फिर देखो लिंक्डइन में क्या क्लाइंट ने फाउंडर को रिकमेंडेशंस दी हैं।
सोशल सिग्नल्स होते हैं यार, इन सिग्नल्स को देखो ध्यान से, अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, ऐसे डोंट जस्ट ब्रश इट ऑफ और श्रग इट ऑफ अंडर द रग कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँगा नहीं। ऑफिस की लोकेशन देखो, अगर वो किसी नाली में गंदी 2 टके का घटिया इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के बीचों बीच उसने ऑफिस बनाया है, तो जब वो अपने ऑफिस की ही कदर नहीं करता, अपने क्लाइंट्स की ही कदर नहीं करता, तो तुम उस नाली में जाके अपने आप को क्यों गंदा कॉकरोच बना रहे हो। ऑफिस की लोकेशन ऐसी हो, या तो वो घर से दे अगर वो ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर एक डिसेंट जगह पे ऑफिस बनाए जहाँ पे मेट्रो पास हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास हो, जहाँ पे आपका आना जाना ठीक रहे और वो आपको एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट दे। और अगर सैटरडे वर्किंग है मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर सैटरडे को काम कराती है, मेरे हिसाब से मैं एक ही वर्ड दूंगा ऐसी कंपनीज को कि वो लीचड़ होती हैं। सॉरी टू से, वेरी बैड वर्ड बट आई विल स्टिल यूज़ इट, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए वो सैटरडे वर्किंग देती हैं। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ ठीक है लेकिन सैटरडे वर्किंग है, मैं एक बार पूछूंगा ज़रूर कि सर सैटरडे वर्किंग क्यों है, बिकॉज कोविड के बाद से बहुत सारे लोग सुधर चुके हैं, उन्होंने सैटरडे ऑफ कर दिया है। एटलीस्ट 2 दिन तो चाहिए यार तुम्हें आराम करने के लिए। तो ये लीचड़ जगह पे मेरे को जाने का सेंस लगता नहीं है। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया कुछ कुछ एजेंसी के बारे में। अब मैं चलता हूँ जिसमें मोस्टली लोगों का ध्यान जाता है, विच इज़ ब्रांड। अब ब्रांड की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, राइट। सबसे पहले आप ये देखें कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, राइट। कितने करोड़ कमा रही है, 100 करोड़ कमा रही है, 1000 करोड़ कमा रही है, 10,000 करोड़ कमा रही है, कितना कमा रही है। दूसरा सेम एट्रिशन रेट एंड देन अगेन दी हेड काउंट ग्रोथ। सेम ही चीज़ है, हेड काउंट ग्रोथ सिर्फ इतना होता है कि ऑन अ पर मंथ बेसिस कितने लोग आ रहे हैं, हेड काउंट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आपने देखना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग हर महीने हायर हो रहे हैं। तो लिंक्डइन प्रीमियम की हेल्प से आप इसको आराम से चेक कर सकते हो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ स्टार्टअप रोल्स की, तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप पहले इंटर्न होते हो, फिर अकाउंट मैनेजर, फिर सीनियर डायरेक्टर, ऐसे ऐसे लेवल्स में चलता है। डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का साइज़ कितना बड़ा है एंड ऑल दैट। एजेंसी में अलग अलग फील्ड्स होती हैं। आप डेटा से शुरू करते हो, कंटेंट, कॉपी, क्लाइंट सर्विसिंग, पीपीसी, एसईओ, ग्राफिक एंड मोशन डिज़ाइनिंग। मेरे हिसाब से मैंने जिससे स्टार्ट किया था वो था क्लाइंट सर्विसिंग, कंटेंट, कॉपी, पीपीसी एंड एसईओ। ठीक है, ये हार्डकोर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली फील्ड है ये वाली, और डेटा मोस्टली डेटा वाले लोग जाते हैं, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। बाकी कंटेंट, कॉपी, क्लाइंट सर्विसिंग, पीपीसी या एसईओ, एसईओ को भी मैं अवॉइड करूँगा। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एसईओ बिकॉज उसमें बैकलिंक ज़्यादातर बनवाते हैं जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। सो आई वुड से अगर आपको कंटेंट मिल जाता है, कॉपी मिल जाता है या क्लाइंट सर्विसिंग मिल जाता है, आप इसमें चले जाइए। जिसमें से सबसे डिफिकल्ट जो रोल होता है वो क्लाइंट सर्विसिंग का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी आपको लाइफ में ये करने के बाद ही मिलेगी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा घिसम घिसाई होती है। सिमिलरली इसमें भी जैसे कि आप देखें, अगर मैं एजेंसी की बात करूं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अगर कोई एजेंसी बहुत बड़ी है तो सीधा सीधा लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 5, 6, 7 पे चली जाती है। अदरवाइज अगर एजेंसी अगर ये तो मैं छोटे की बात करी, अगर एजेंसी बहुत बड़ी है तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ऐसे पहले इंटर्न, फिर सीनियर, फिर एसोसिएट, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, अकाउंट डायरेक्टर, स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका चलता है। सिमिलरली अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड में स्टार्ट होता है मार्केटिंग एनालिस्ट से, फिर एसोसिएट, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग लीड और मार्केटिंग मैनेजर। ये जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली वहाँ का एज इट इज़ ट्रेजेक्ट्री है, एंड आई थिंक 80% ऑफ द कॉर्पोरेट्स में इसी तरीके से होता है। आप स्टार्ट करते हैं एनालिस्ट से एंड मैनेजर तक आते आते आपको 5 लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ बेटा हलवा नहीं है, इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि 5 से 7 साल मिनिमम चाहिए कॉर्पोरेट ब्रांड में जाने के लिए, तो आप हमें गालियाँ सुनाते हैं, पर सच्चाई यही है। ठीक है, सो जूनियर रोल्स के लिए ज़्यादातर एमबीए नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि जूनियर रोल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और सीनियर रोल्स के लिए ज़्यादातर एमबीए चाहिए। सीनियर लेवल पे जाना है तो एमबीए चाहिए। ठीक है, और कंपटीशन ब्रांड जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको फटाफट, अगर आप मान लीजिए आप फ्रेशर है और आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें बेसिकली कंपनी बहुत चूज़ी होती है, लोगों को चुनने के लिए बहुत टाइम लगाती है। इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रीजनेबल रखिए। सो ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर्स टू चेक एंड रोल्स टू अप्लाई। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे एनालिसिस, ये सारी ड्यू डिलिजेंस आप पहले से करके जाएंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो बहुत गड्ढे में गिर जाइएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब अच्छी नहीं थी, मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी, मैंने, क्योंकि तुमने बेटा बेसिक लेवल पे रिसर्च करी नहीं। तुम्हें चाहिए थे पैसे और तुम जहाँ तुम्हें दिखी तुम वहाँ घुस गए और फिर तुमने वहाँ पे 6 महीने बर्बाद करे और फिर तुम रोए उसके बाद। गलती सिर्फ आपकी है। अगर आप ये नहीं करते हैं, गलती सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप बेसिक 1 घंटा 2 घंटा लगा के किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये बेसिक रिसर्च करें। चलिए। पर ऐसा है ना, ये आपकी बात ठीक है। नील को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, आखिरकार मैं कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करूं सर। कभी आप कहते हो ये कर, कभी आप कहते हो ये मत कर। मेरे को तो सर जहां मौका मिल जाएगा मैं घुस जाऊंगा, क्योंकि सर मैं हूं शक्तिमान। सुनो सुनो शक्तिमान भाई साहब, गंगाधर जी सुनिए। तो मैं आपको ना कुछ ऐसी निशेस बताता हूँ, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बताता हूँ जहाँ पे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रहा है, कहाँ ख़त्म हो चुका है, कहाँ कम हो गया है, ताकि आप गलती से मिस्टेक ना करें। क्या करें? गलती से मिस्टेक ना करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या तो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, या फिर बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करती फॉर वॉट एवर रीज़न। इन इंडस्ट्रीज़ में फ्रेशर्स को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट 8 years ये आपको एडवाइस करती है कि प्लीज़ इन इंडस्ट्रीज़ में ना जाएं। सबसे पहले रियल एस्टेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं। कोई एजेंसी जिसका प्राइमरी क्लाइंट रियल एस्टेट वाले हैं, प्लीज़ वहाँ से दुम दबा के भागिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें यार मकान होते हैं 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के, और इसमें आपको बोला जाता है कि तुम क्वालिफाइड लीड्स लेके आओ। प्रॉब्लम ये है कि इन इंडस्ट्री की जो सेल्स साइकिल होती है ना, जो सेल्स साइकिल होती है वो बहुत हाई होती है। हाई सेल्स साइकिल का हाई होने का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द टाइम जब मैंने अपनी पहली रिसर्च स्टार्ट करी टू द टाइम जब मैंने अपने घर की चाबी ली, उसके बीच का जो टाइम है जिसमें मैं एक डिसीजन लेता हूँ वो बहुत लंबा होता है। कभी कभी कुछ महीने, कभी कभी कुछ साल। तो इसमें क्वालिफिकेशन, लीड क्वालिफिकेशन, आपको याद होगा हमने जब सीआरएम भी डिस्कस करा था, लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। और इसमें डिजिटल मार्केटर्स अपने आप को डाउट करते हैं कि यार शायद मेरी ही बस की नहीं है लीड्स लाना। द थिंग इज़, इंडियन मार्केट में रियल एस्टेट की लीड्स जनरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को जाना चाहिए। Second is manufacturing. Exact same logic. The sales cycle for somebody to buy a machinery worth 50 lakh rupees या 1 करोड़ rupees is very high. और ऊपर से B2B है जिसमें बहुत ही सुपर स्पेसिफिक निशेज होती हैं, बहुत ही सुपर स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है, बहुत ही सुपर स्पेसिफिक यूज़ केस होता है। इसमें आप ना फेसबुक ऐड चला सकते हैं, ना आप खास एसईओ कर सकते हैं, ना आप खास ईमेल्स भेज सकते हैं। हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ना जाएं। अल्कोहल की मार्केटिंग इंडिया में बैंड है, डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूडेड ना जाएं। बेटिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स पे बहुत जल्दी रेगुलेशंस आने वाले हैं, ऑलरेडी डिस्कशंस हो रखे हैं, और इसमें भी मार्केटिंग कभी ना कभी बंद हो जाएगी। दूसरी, अपना थोड़ा सा मॉरल कंपास हाई रखो। क्यों एक जुएड़ी ऐप को प्रमोट करना चाहते हो? तुम्हें दिमाग, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, उसे अच्छे काम में लगाओ। बाइनरी ऑप्शंस, ट्रेडिंग एंड एफएनओ, फॉर एग्जांपल ऑक्टा एफएक्स, ब्ला ब्ला ब्लू ब्ले 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 ब्लू ब्लू। मैं स्मॉल केस या ग्रो या अपस्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली ट्रेडिंग एंड एफएनओ एप्स गूगल एडवर्टाइजिंग से बैंड है, फेसबुक भी बैन करने वाला है। इनमें लीड जनरेशन बहुत डिफ़िकल्ट रहता है वैसे भी। एंड अगेन मॉरल कंपास अपना थोड़ा हाई रखो। इसमें 99.9% ट्रेडर्स फेल होते हैं। भगवान के लिए प्लीज़ इस इंडस्ट्री से दूर रहो। पॉलिटिकल एड्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, गूगल फेसबुक दोनों अलाउ नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग के सामने मैंने एक वर्ड लिखा है, भगवान पे खुद पे थोड़ा रहम करो और अपने चाहने वालों पे और अपने माँ बाप पे। नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोलते, और नेटवर्क मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग करना भी बंद कर दो, बिकॉज ये भी एक बहुत ही फ्लैट आउट फेल्ड बिजनेस मॉडल है जो बाकी लोगों से नहीं मैनेज होता। और डेटा एंट्री में भी मत जाओ। डेटा एंट्री इज़ नॉट इक्वल टू डिजिटल मार्केटिंग।
तो अगर इन निचेस में आपको कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जो इन निचेस का पार्ट है, बहुत पछताइएगा, इनको ज्वाइन मत कीजिएगा। अब कुछ ऐसी निचेस बताता हूँ जहाँ पे स्कोप कम हो रहा है, जहाँ पे स्कोप कम हो रहा है। सबसे पहले है B2B मार्केट रिसर्च। B2B मार्केट रिसर्च होता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको बहुत हाई लेवल पे रिसर्च करनी होती हैं। तो B2B मार्केट रिसर्च में कुछ लोग डिजिटल मार्केटर्स रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए लीड्स लेके आओ। अगेन इट इज़ सिमिलर टू मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज बहुत ही स्पेसिफिक नीश यूज़ केस होता है, बहुत हाई सेल्स साइकिल होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गूगल पे एड्स चलाना। तो मार्केट रिसर्च कंपनी में ना जाएं। कंसल्टिंग में फॉर एग्जांपल एक्सेंचर या फिर कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, इसमें आप दूसरी कंपनी फॉर एग्जांपल गूगल वगैरह के लिए आप पेरोल पे जाते हैं, लेकिन एक्सेंचर के पेरोल पे होते हैं, लेकिन काम आप गूगल के लिए करते हैं, क्लाइंट आपका गूगल होता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। दी ओनली थिंग इज़ यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बिकॉज कुछ कुछ जगह में बॉन्ड्स होते हैं, और कहीं पे भी अगर आपसे बॉन्ड मांगा जा रहा है तो मेरे हिसाब से आपको दुम दबा के भागना चाहिए। अगेन HR कंसल्टेंसीज, कुछ HR कंसल्टेंसीज होती है जिनको बहुत ही स्पेसिफिक नीश, एक्सट्रीमली नीश, बहुत ही माइक्रो लेवल का कंटेंट क्रिएट करना होता है, या लिंक्डइन के थ्रू डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना पड़ता है। दी ओनली प्रॉब्लम है इसका यूनिवर्स साइज बहुत छोटा है, लोग इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। HR कंसल्टेंसी खोलना बहुत आसान है, तो प्लीज़ HR कंसल्टेंसीज को भी अवॉइड करें। एंड रेस्टोरेंट्स में अगेन एक ही प्रॉब्लम होती है कि रेस्टोरेंट्स में लीड जनरेट नहीं होती, रेस्टोरेंट में सीधा कस्टमर आते हैं। रेस्टोरेंट में मान लीजिए अगर आपके पास किसी का ईमेल आ गया, या किसी का कोई रीटारगेटिंग के थ्रू आपने कोई कुकीज़ जनरेट करके कुछ रीटारगेटिंग लिस्ट जनरेट कर ली, तो दैट डजेंट नेसेसरीली मीन कि रेस्टोरेंट की सेल बढ़ेगी। इसके ना टैक्टिक्स अलग होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स के टैक्टिक्स अलग होते हैं। इसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हम यूज़ करते हैं ना, एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, SEO, SMO, ये सब चीज़ें ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रिजल्ट्स लेके नहीं आती, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट्स लेके नहीं आती। ऑल्दो इसका सेल्स साइकिल बहुत छोटा है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट्स लेके नहीं आती। एंड कुछ ऐसी फील्ड्स जहाँ पे स्कोप बहुत वाइड है, इस्टेब्लिश्ड मार्केटिंग एजेंसीज बिल्कुल जाएं। B2B SaaS कंपनीज फॉर एग्जांपल, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्स फोर्स, गूगल, कोई भी वेब प्लेटफॉर्म, राइट, वेब प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट ट्रेडिंग, जिसमें फॉर एग्जांपल ये सब होता है, कि CRM सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर मान लीजिए कोई PPT का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर मान लीजिए कोई ड्रॉप बॉक्स टाइप गूगल स्टोरेज का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कोई POS का सॉफ्टवेयर हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, राइट। E-कॉमर्स के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, क्लोथिंग, फैशन, लाइफस्टाइल बेस्ट है। एड टेक, एजुकेशन करियर में डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्कोप है। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, मेल हेल्थ, फीमेल हेल्थ, चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक्स, अनलिमिटेड पोटेंशियल, बट थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी हैं हेल्थ केयर में। गूगल ने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं, तो ध्यान से करें, बट स्कोप वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, अनलिमिटेड स्कोप है। कार्स, बाइक्स, ट्रांसपोर्ट्स, अगेन अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड, लोग खरीदना चाहते हैं। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फैमिली कोचेस, साइकोथेरेपी, साइकाइट्री, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड स्कोप हैं। कहीं पे भी कोचिंग आ जाती है, कहीं पे भी कुछ भी फैमिली रिलेशनशिप टाइप चीज़ें आ जाती हैं, अनलिमिटेड स्कोप है। बैंकिंग भी ठीक ठाक है, बैंकिंग में भी अच्छा स्कोप है। इन सब इंडस्ट्रीज़ में जाएं। ये सारी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, मेरे हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आई होप कि ये मॉड्यूल आपके लिए अच्छा रहा। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत करता हूँ कौन बनेगा इंटर्न या फिर एम्प्लॉय। ओवर एक्टिंग, गंदी ओवर एक्टिंग, बट कोई बात नहीं, झेल लो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना हमेशा ये परेशान रहते हैं कि सर मैं जाता हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, मैं जाता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सर जीना हराम हो चुका है, शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम होगी, मैं ही गधा हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ना बेटा ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि सैलरी किस बेसिस पे इवैल्यूएट होती है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं कि किन बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कोई बंदा सिलेक्ट होता है। आप एक्चुअली क्या करते हैं, आप स्प्लेंडर पहन के निकल जाते हैं। आपको लगता है कि यार कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, हाथ पैर तो मारो। बेटा हाथ पैर मारने से जॉब नहीं लगती,
एक डायरेक्शन में जाना है, आपने एक अच्छे डायरेक्शन में जाना है और कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, कुछ किन्हीं चीज़ों का, जैसे कि ये चीज़ें हैं इसके बारे में अगर आपको पहले से आइडिया होगा ना, तो आप अपना बिहेवियर, आप अपना बोलने का तरीका, आप अपना ड्रेसिंग सेंस, आप अपनी पर्सनैलिटी ट्विक कर पाएंगे, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए उस फॉर्म में सिलेक्ट होने की। ठीक है, तो मान लो 2 लड़कियां हैं यहाँ पे, एक है जी बेटा रीटा, एक है जी बेटा सीता। ठीक है, 2 लड़कियां हैं और दोनों इंटरव्यू देने आई एक पर्टिकुलर कंपनी में, उस कंपनी को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ स्किल बंडल। क्या जी? स्किल बंडल। स्किल बंडल क्या होता है? स्किल बंडल ये होता है, कुछ कुछ पैरामीटर्स आप मान लीजिए अपने दिमाग में रखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उसको एक पर्टिकुलर स्कोर मिलेगा, और जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होगा उसको थोड़ा कम स्कोर मिलेगा, और टोटल स्कोर आप मान लीजिए 50 होता है। अगर आप एक बेसिक मैप बना के चलें कि एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में या एक पर्टिकुलर जॉब में मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही, और अगर आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए तो ये अप्रोच आपकी हेल्प करेगा सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, जिसमें आप अपने एरियाज़ जहाँ पे आप वीक हैं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपने आप को मार्क्स दे पाएंगे, और उसके बेसिस पे आप अपनी सैलरी जस्टिफाई कर पाएंगे जो भी आप मांग रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता कि हमें सैलरी मांगनी कितनी है, राइट? और हम कुछ भी फिगर बोल देते हैं। कभी कभार वो फिगर बहुत लो होता है और कभी कभार वो फिगर बहुत हाई होता है। दोनों केसेस में हम निगोशिएट नहीं कर पाते और हमें वो जॉब नहीं मिलती। तो मान के चलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक रिक्रूटर बहुत वैल्यू करता है और मान लो उसको देता है 10 नंबर, पर्सनालिटी को मान लो वो देता है 5 नंबर, सब्जेक्ट को मान लो देता है 5, प्रोजेक्ट्स या पोर्टफोलियो को वो मान लो देता है 15, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया। रिजल्ट्स को मान लो देता है 10, और कनेक्शन फॉर वॉट एवर, मान लो कि यार कुछ और ही बात छिड़ गई, कुछ और उसको चीज़ आप में पसंद आ गई, कुछ आपने ऐसा बोल दिया जिससे कि कुछ कॉन्वर्जेशन किसी दूसरे डायरेक्शन में स्टीयर हो गया, या आपका कोई कनेक्शन या लिंक निकल आया, तो मान लो उसके भी इंटरव्यू में कुछ मार्क्स मान लो दे दिए जाते होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैट्रिक्स दे रहा हूँ। मान लो रीटा दीदी गई और उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, तो मान लो एक रिक्रूटर ने उनको मार्क्स दिए कितने, मान लो जी उन्होंने दिए 5 नंबर, ठीक है, और सीता दीदी को दिए 8 नंबर। ठीक है, अब ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये है ट्रेनेबल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम है ट्रेनेबल। ठीक है, कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में रीटा और सीता में से कोई ट्रेन हो सकता है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ क्या है बेसिकली, ट्रेनेबल क्या है? कोई भी कंपनी आपको इंग्लिश में ट्रेन नहीं करने वाली। अगर आपकी इंग्लिश थोड़े मार्जिन से कम है तो कंपनी आपको एक छोटा सा कोर्स करवा देगी, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है तो कंपनी आपको ट्रेन नहीं कराएगी। तो ट्रेनेबल का यही मतलब है कि रीटा की इंग्लिश मुझे इतनी ख़राब लगी कि मैंने उसको 10 में से दिए 5 नंबर, और सीता की इंग्लिश ठीक ठाक थी, इसमें से मैंने उसको दिए 10 में से 8 नंबर। सीता को अगर मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा तो उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, लेकिन रीटा को खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, और इस केस में ट्रेनेबल रीटा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी की, तो मान लो कुछ ऐसा हुआ जिसमें से एक एम्प्लॉयर को लगा कि यार मुझे ना इसकी पर्सनैलिटी 6/10 लगी और सीटा की पर्सनैलिटी लगी 10। अब सैलरी डिसाइड करते हुए पर्सनैलिटी को ट्रेनेबिलिटी के एस्पेक्ट में नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो इनग्रेंड होती है, पैदा होते हो उसके साथ, या फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व करते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, लेकिन पर्सनैलिटी आप लेके पैदा होते हो, पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। सिमिलरली सब्जेक्ट नॉलेज, हो सकता है कि मान लो रीटा ने अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से दिखा दिया और सीता की सब्जेक्ट नॉलेज हल्की बुल्की थोड़ी कम थी। ठीक है, तो दोनों केसेस में सब्जेक्ट नॉलेज रीटा और सीता ट्रेन किए जा सकते हैं। ठीक है, वो अगर कोर्स करें या फिर वो वीडियोस देखें या किताबें पढ़ें या काम करें तो उनकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, पोर्टफोलियो होता है कुछ ऐसा काम जो वो ऑलरेडी करके लाए हों, यूट्यूब चैनल, कोरा आंसर्स, लिंक्डइन पोस्ट, ब्लॉग, ब्ला ब्ला ब्ला। तो रीटा का जो भी वो काम करके गई, तो इंटरव्यू ने स्कोर दिया सिर्फ 5 और सीता को स्कोर दिया 8। ठीक है, दोनों केसेस में ये ट्रेनेबल स्किल है, अगर वो चाहें खुद को ट्रेन कर सकती हैं। ठीक है, और रिजल्ट्स के मामले में रीटा दीदी की नॉलेज ठीक थी, पर वो रिजल्ट्स कुछ नहीं लाए। उन्होंने जो भी बनाया बस आलतू फालतू, ऐड़ा गैड़ा पैड़ा पैड़ा कुछ भी बना दिया,
उसमें से कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई लीड्स नहीं जनरेट हुई, कोई खास इंप्रेशंस नहीं आए, कोई क्लिक्स नहीं आई, बेसिकली सब स्टैंडर्ड काम था। और सीता के केस में रिजल्ट्स आए पर थोड़े कम आए। रिजल्ट्स के लिए ट्रेन नहीं करा जा सकता, बाकी चीज़ों के लिए ट्रेन करा जा सकता है। रिजल्ट या तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो बंदा खुद को अपने आप को अडेप्ट करेगा। ट्रेनिंग, रिजल्ट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। सिमिलरली कनेक्शन या वाइब की भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मान लो फॉर वट एवर रीज़न उसको लगा कि यार ठीक है मुझे तो बस 6 की वाइब आ रही है, और सीता के केस में उसको लगा कि मुझे तो बस 7 की वाइब आ रही है। तो जो टोटल स्कोर बना वो रीटा का बना 30 और सीता का बना 40। और यहाँ पे लिखा हुआ है, रीटा नहीं सॉरी ये सीता होगी सीता शुड बी हायर्ड एट 15K पर मंथ। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ये लॉजिक क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो आप, ये बोल क्या ले हो। सबसे पहले अगर आप सेल्फ असेसमेंट की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, हर रिक्रूटर आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, राइट, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं रीटा दीदी की बात करूं, यहाँ पे स्कोर नहीं आएगा, रीटा दीदी के कमेंट्स हैं, तो उनका रिज्यूमे बड़ा ही सब स्टैंडर्ड था, ग्रामर उनकी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो फंबल कर रही थी, जो भी वो बोल रही थी उसका ना कोई सर पैर नहीं था, वो कुछ भी बोली जा रही थी और नॉनसेंस आंसर्स दे रही थी। कुछ केस में नॉलेज उनकी ठीक थी, अगर मैं उनसे कुछ डेफिनेशन पूछूं तो उनको डेफिनेशन आती थी, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनको नहीं आते थे और इंग्लिश उनकी थोड़ी कच्ची थी। सिमिलरली अगर मैं सीटा की बात करूं, रिज्यूमे उनका एवरेज ही था, ग्रामर उनकी ठीक थी, टू मच फंबल, एक्चुअली ये शायद यहाँ पे कॉपी हो गया है, उन्होंने कोई फंबलिंग नहीं करी, उनके क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ अच्छे थे और उनके आंसर्स में सेंस था। सॉरी यहाँ पे कॉपी हो गया जल्दीबाजी में। तो इस केस में सीता को मैं 5,000 रुपये बेसिक सैलरी में ऐड कर देता हूँ। अगर मैं अज्यूम करूँ कि रीता की ग्रामर ठीक कि सीता की ग्रामर ठीक थी, वो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ उनके अच्छे थे, अगर उनकी बातों में सेंस बन रहा था, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो नहीं कर रही थी और फंबल नहीं कर रही थी, तो अब मान के चलो कि यहाँ पे 5,000 रुपये उन्होंने डिजर्व कर लिए एक तरीके से अपने लिए। ठीक है, 5,000 रुपये मान लो गले में डल गए, एक तरीके से कौन बना करोड़पति चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ, राइट, तो रीटा दीदी, मैं रीटा दीदी की बात कर रहा हूँ, पंक्चुअल नहीं थी, वो लेट आई। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, इररेलेवेंट कपड़े पहन के आ गई, अजीब गरीब कपड़े पहन के आ गई जो अब इनअप्रोप्रिएट थे, लेग्स बहुत शेक कर रही थी, रेस्टलेस बहुत हो रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था उनको खुद के ऊपर, क्लैरिटी में कोई आइडियाज़ उनके नहीं थे। ठीक है, अगेन सीता दीदी की अगर मैं बात करूं तो उनका आई कांटेक्ट अच्छा था, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था, जो भी बोल रही थी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, सब्जेक्ट को लेके बहुत पैशनेट थी, सीधी बैठ रही थी, अटायर उनका डिसेंट था, कुछ आलतू फालतू पहन के नहीं आई, जो फॉर्मल अटायर में आना चाहिए बंदा उसी में पहन के आई, और बहुत ही काम एंड कंपोज थी, लेग्स नहीं शेक कर रही थी, इधर उधर नहीं देख रही थी, नर्वस नहीं हो रही थी, फ्राइटेंड नहीं हो रही थी। इसीलिए पर्सनालिटी के तो देखो कोई पैसे होते नहीं है, इसलिए अब तक गल्ला जो है चल रहा है, रीटा का नॉट एलिजिबल, सीता का 5,000। ठीक है, पर्सनालिटी के कोई एम्प्लॉयर पैसे नहीं देता, पर्सनालिटी एक सॉफ्ट स्किल है, उसके पैसे नहीं मिलते हैं या उसके पैसे ऐड नहीं होते हैं, लेकिन आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर मैं इधर जाऊँ सब्जेक्ट नॉलेज को लेके, तो रीटा दीदी के आंसर ज़्यादातर इररेलेवेंट थे। आई नो कि मैंने उसको वहाँ पे 8/10 दिए थे, बट क्योंकि हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों पे, यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं लिख देता हूँ, कुछ कुछ प्रैक्टिकल जगह पे वो थोड़ा फिसल रही थी, फनल्स या डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज उनको थी नहीं, कुछ भी आंसर्स लिखे जा रही थी और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोल्यूशंस नहीं दे रही थी। ठीक है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोल्यूशंस नहीं दे रही थी। सीता दीदी ऑन दी अदर हैंड प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देती थी, ऑनेस्ट आंसर्स देती थी, उनको अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज होती थी, रेलेवेंट आंसर्स देती थी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर उनसे कुछ पूछ रहा तो पहले थोड़ा देर सोचती थी, समझती थी, इंटरनलाइज करती थी और उसके बाद जवाब देती थी, फंबल नहीं करती थी। और जहाँ उनको नहीं आता था, उनको अपनी गलतियों का अंदाज़ा था, तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती थी और बोलती थी कि सर मुझे अभी इसका आंसर नहीं आता है, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर ये है, आई थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टाइम से मैं केयरफुल रहूँगी। इस केस में क्योंकि ये एक हार्ड स्किल है और हार्ड स्किल के पैसे काउंट होते हैं, अगर अगर पैसे की बात होती तो रीटा को मैक्सिमम मिलते 1,000 रुपये और सीता को मिल जाते 5,000 रुपये। अगेन ये मॉडल ना बड़ा इनऑफिशियल सा मॉडल है, इसको आप वो मत लेके चलो, लेकिन अगर आपका एक बेंचमार्क सैलरी है और आपको लग रहा है कि आप इस गल्ले में या इस पर्टिकुलर खाने में आप वीक हैं,
तो आप अपनी सैलरी को उतने लेवल से माइनस कर दीजिए, बिकॉज इंटरव्यूअर भी उसी लेवल से सोचता है और चीज़ें इवैल्यूएट करता है। ये कोई स्ट्रिक्ट मॉडल नहीं है, मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, मैं आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि हो सकता है इस वजह से आपके पैसे यहाँ पे कटे हों, ताकि आप उस एरिया में इम्प्रूव करें। मुझे प्लीज़ माँ बहन की गालियाँ मत देना, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। देन इज पोर्टफोलियो। रीटा दीदी का कोई पोर्टफोलियो नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई सोशल प्रोफाइल नहीं है, और उनका कंटेंट क्रिएट करना है कोई इंटेंशन ही नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सीटा दीदी के 50 कोरा आंसर्स थे, 25 लिंक्डइन पोस्ट थे, और यूट्यूब चैनल था विद 10 शॉर्ट्स। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगेन ये हार्ड स्किल है, यहाँ पे पैसे नहीं दिए, बट यहाँ पे डेफिनेटली पोर्टफोलियो के थोड़े बहुत पैसे ज़रूर मिलते हैं। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं। अब अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, रिजल्ट्स के पैसे डेफिनेटली मिलते हैं, रिजल्ट्स के बेसिस पे ही आपकी आगे की ग्रोथ होती है। तो क्योंकि रीटा दीदी के उन्होंने कुछ बनाया नहीं, तो नेचुरल सी बात है उनके कोई रिजल्ट्स भी नहीं थे। लेकिन सीटा दीदी के 5,000 व्यूज़ थे, 2,500 लिंक्डइन इंप्रेशंस थे, और 10,000 यूट्यूब शॉर्ट्स के व्यूज़ थे। इसीलिए रीटा दीदी को मिले 0, वेरास सीटा दीदी को मिले 2,500। दोनों फ्रेशर हैं बाय द वे। एंड कनेक्शन वाइब में देखा जाए तो बहुत डल पर्सनालिटी थी, कुछ लाइफ में एम्बिशन नहीं था, कुछ पैशन नहीं था, कुछ नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, एम्बिशन था, वो काम करने के लिए तत्पर थी। उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनको सब्जेक्ट को लेके कितनी सीरियसनेस है। उनकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च इनसाइट्स से पता चल रहा था। जब वो कंपनी में गई तो उन्होंने क्लाइंट के बारे में थोड़ी सा होमवर्क करके गई थी, उन्होंने कैंपेन्स वो पढ़ के गई थी, फनल का डायग्राम बना के गई थी, उनको की टर्म्स जैसे रेस, एडा, एबिटा, ये सब कुछ पता था। कंपनी के फाइनेंशियल्स की एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। वो सब चीज़ें जब उन्होंने इंटरव्यू में बोली तो एम्प्लॉयर बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार ये तो बहुत सारा होमवर्क करके लाई है। और कहीं ना कहीं बिकॉज उनके पोर्टफोलियो में रिजल्ट्स आए हैं तो ये पता चल गया कि भाई ये बंदी हार्ड वर्कर है, इसीलिए ये हाईली क्वालिफाइड हो गई। और मान के चलते हैं कि अगर कंपनी 15,000 रुपये का बजट लेके चल रही थी तो उसको 15,000 रुपये पूरे के पूरे मिल गए। वेरास सीटा दीदी को अगर मान लो वो हायर हो भी जाती तो उसको 6,000 से ऊपर ऑफर नहीं करता, बिकॉज उनके बहुत सारे खाने चित हो गए थे। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं बेसिकली अ स्किल बंडल। तो अब आप डिसाइड करिए आपको सीता बनना है या आपको रीटा बनना है। पैसे आपको प्रोफेशनल बनने के मिलेंगे, ठीक है, टाइम पास करने के नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है जो मैंने मार्क्स दिए हैं कुछ लोग उसको ज़्यादा दें, कुछ लोग कम दें, बट मोस्टली एक स्लाइडिंग स्केल कहते हैं हम इसको एक स्लाइडिंग स्केल कहते हैं। यही स्लाइडिंग स्केल फॉलो होता है और इसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इसी के बेसिस पे इंटरव्यूज़ होते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी कॉम्पनसेशन डिसाइड होती है। अगर मान लीजिए सब ठीक है और ये ख़राब है तो इसके आपको 0 नंबर मिलने ही मिलने हैं। और मान लीजिए यही ख़राब है और यही ख़राब है और सब ठीक है तो भी आप इसको काट के चलिए। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए डिफ़िकल्ट है और इसलिए लोग गाली देते हैं, बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं है कि किस बेसिस पे मेरी कॉम्पनसेशन डिसाइड होगी। ग्रोथ भी इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज हो सकता है ये और ये ख़राब हो और ये सब ठीक हो, पर अगर ये ख़राब है तो आपके नंबर कट चुके हैं, चाहे वो मन में काटे चाहे वो एक्चुअल में काटे। तो अगर वीडियो पसंद आया और अगर आपको फाइनल पार्ट चाहिए, फाइनल पार्ट इस सीरीज़ का जिसमें मैं बात करूँगा फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो बस मुझे आप इसमें 650 लाइक्स करवा दीजिए और धड़ल्ले से मैं फाइनल पार्ट लूँगा जो कि बहुत छोटा होगा बिकॉज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का, और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड धीरज रखो।